हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। गोंड जनजाति पर यह दूसरा वीडियो है। अभी तक हमने जो गोंड जनजाति की शारीरिक विशेषताएं, उनके निवास स्थान, आभूषण, वस्त्र, औजार, उपकरण, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, सो लेट्स बिगिन। गोंड गांवों में 3 प्रमुख सामाजिक और सामुदायिक संस्थाएं होती हैं। ये है बाड़ा, गुरी और गोतुल। बाड़ा गांव के पटेल या मालगुजार का घर कहलाता है। यह अधिकांशतः गांव के मध्य स्थित होता है। यहीं से गांव की धार्मिक सामाजिक गतिविधियों का संचालन होता है। यह गांव के अन्य घरों की अपेक्षा बड़ा और सुंदर होता है। कहीं कहीं ये दूखंडा भी बनाया जाता है। यहाँ पर समय समय पर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग गांव की समस्याओं का विचार करने के लिए एकत्र होते हैं। जिस गांव में गुरी नहीं होता, वहाँ यहीं पर सामाजिक अधिकारी और यात्री टिकते हैं। दूसरी सामाजिक संस्था या सामुदायिक संस्था है गुरी। गुरी गांव का एक प्रकार का कम्युनिटी हॉल होता है, जैसे धर्मशाला टाइप। इसका आकार प्रकार गांव की जनसंख्या पर आधारित होता है कि अधिक जनसंख्या वाला गांव है तो बड़ा होगा, कम जनसंख्या वाला गांव है तो छोटा होगा। इसका निर्माण गांव के समस्त लोगों के सामुदायिक सहयोग से होता है। इसमें समय समय पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम हुआ करते हैं। तीसरा है गोतुल। यह गोंड लोगों का युवा गृह होता है। यहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियाँ रहती हैं। इसे भिन्न भिन्न जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में मुरिया इसे घोटुल या गोतुल, भुइया मुंडा और हो, और उत्तर प्रदेश में रंगबंग कहते हैं। डॉक्टर श्यामचरण दुबे का मत है कि इन ग्रहों में तरुण तरुणियाँ सामाजिक धरातल पर एक दूसरे से परिचित करते हैं। यहाँ गांव के जो अविवाहित स्त्री पुरुष है वो रहते हैं, और गांव के चैलिक अर्थात अविवाहित नवयुवक घोटुल घर का निर्माण करते हैं। काठ, मिट्टी से और घास फूस से इसकी दीवारों का निर्माण किया जाता है। इसे सुंदर सजा कर रखा जाता है, और इसकी दीवारों पर तरह तरह के मांडने मांडे जाते हैं। इसके दरवाज़ों को भी सजा सजा कर तैयार किया जाता है। खान पान और भोजन। गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः चावल और मोटे अनाज के भोजन का प्रयोग करते हैं। गोंड अपने प्राकृतिक पर्यावरण में उपलब्ध भोजन पर अधिक आश्रित रहता है। जो आसपास जंगल में या जिसकी खेती उनके आसपास होती है, अधिकतर वैसा ही भोजन खाते हैं। इस क्षेत्र में महुआ बहुत अधिक मात्रा में होता है। महुए के ताज़े फल खाते हैं, उन्हें सुखा कर रख लेते हैं और बाद तक खाया जाता है। टेंगू और चर के फल भी जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिन्हें ये लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आम, आंवला, जामुन आदि भी इनके भोजन की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। कंद मूल इनका प्राय प्रिय भोजन पदार्थ है। गोंड फल, फूल, कंद आदि को जंगलों से खोज लेते हैं। ये प्राकृतिक वस्तुएं इनके भोजन की कमी में बड़ी सहायता रखती हैं। जंगली जड़ी बूटियों और फल फूलों के पास के बाजार में ये लोग बेच के भी आते हैं, जिससे इनको कुछ आय प्राप्त हो जाती है। आर्थिक जीवन। इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, झूम कृषि। कुछ लोग वनों की उपज इकट्ठा करते हैं, कुछ पशुपालन भी करते हैं, कुछ लोग मछली पालन का पेशा भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये कृषि व्यवसाय में संलग्न है। गोंडों के क्षेत्रों में खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इन खानों में खुदाई के काम में भी बहुत सारे लोग गोंड जनजाति के लोग काम करते हैं। इधर क्योंकि ये मिनरल रिच या खनिज पदार्थों से भरा भूरा इलाका है, तो यहाँ पर कई प्रकार के कारखाने हैं और उनमें भी गोंड जनजाति के लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग
डेली यूज़ की चीज़ें, प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ें जैसे कि टोकरी, रस्सी आदि, ये बनाकर आसपास के बाज़ारों में बेचते हैं और इससे इनका जीवन यापन होता है। गौंड लोगों की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। नंबर 1 कृषि, ये दीपा कृषि कहते हैं। ये एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसमें एक भूमि में 2 से 4 वर्ष तक कृषि करके उसके बाद में उस कृषि भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह कृषि भूमि करते हैं, जिसको हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। उसका लोकल नाम यहाँ पर गौंड जनजाति उसे दिप्पा कृषि कहते हैं। दूसरी प्रकार की कृषि पेंड कृषि है। खेती में ये लोग गेहूँ, धान, कोंदो, ज्वार, कपास, चना आदि उगाते हैं। इसके अलावा ये मछली पालन, वनों से उपज एकत्रित करना और पशुचारण, तो ये 4 इनकी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। कृषि, मछली पालन, वृक्षों से उपज एकत्रित करना और पशुचारण। दीपा कृषि, जंगली जातियां अभी तक बहुत कुछ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं। जंगलों में इकट्ठी की गई लकड़ी, कंद, मूल, फल, जड़ी बूटियों से जीवन निर्वाह कर कर ये विरवातन कृषि करते हैं। इसमें एक नई साफ की गई कृषि को कुछ समय जोतने के बाद ये किसी एक छोटे से स्थान में जंगल साफ कर लेते हैं। वहाँ पर फिर ये कुछ समय के लिए 2-3 साल के लिए कृषि करते हैं। उसके बाद में उसे छोड़कर दूसरी भूमि को जोतते हैं और उसे बोने के लिए साफ कर लेते हैं। कृषि करने का ये ढंग दीपा कहलाता है, जो साधारणतः असम की कुकी जाति की झूमिंग कृषि के समान है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम है। असम में इसे झूमिंग कहा जाता है, यहाँ पर इसे दीपा कहा जाता है। दीपा कृषि में भूमि के किसी भाग के जंगलों को काटकर उसमें आग लगाकर और उसे साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार जब यह तैयार हो जाती है तो इसमें कस्सी फावड़े से भूमि को खोद कर बीज बो दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर हलों के द्वारा भी बीज बो दिए जाते हैं। कृषि करने के बाद में देवी माता और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। पेंडा कृषि, पहाड़ी इलाकों के ढालों पर जहाँ पर वन खड़े हैं पेंडा कृषि की जाती है। इसमें सीढ़ीदार खेत पर कृषि की जाती है। दीपा और पांडा कृषि का एक समानता है कि प्रत्येक फसल को उगाने के बाद भूमि को 2 या 3 वर्ष के लिए पड़ती छोड़ी जाती है, सो दैट इट कैन रीजनरेट उसमें वापस, क्योंकि ये लोग फर्टिलाइज़र्स का, खाद का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उसमें जंगली घास और झाड़ियाँ वापस उगाएं और उसको जोतने तक उर्वरकता बढ़ जाए। जिन भागों में जल प्राप्त होता है वहाँ ऊंचे ढालों से छोटी छोटी नहरें काटकर नीचे खेतों में लाई जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल के निचले भाग में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिसके द्वारा बहता हुआ पानी मिट्टी में ही रुका रहता है। भूमि संरक्षण के लिए ये विधि मानव द्वारा वातावरण का समायोजन का एक बुद्धिपूर्वक उदाहरण है कि मिट्टी के लट्ठों के साथ अगर लट्ठे रखे होंगे मिट्टी पे तो नीचे मिट्टी कटाव के साथ बह के नहीं आएगी, साथ में पानी भूमि में नीचे चला जाता है, जिसे मनुष्य ने शताब्दियों के अनुभव के बाद में सीखा है। इनकी दूसरी आर्थिक क्रिया है कृषि के बाद में, तो 2 प्रकार की कृषि गौंड जनजाति के लोग करते हैं, दीपा और पेंडा। दूसरी आर्थिक गतिविधि है पशुपालन। गौंड जनजाति पशुपालन कृषि कार्यों के सहायक के रूप में करते हैं। इनमें रावत वर्ग का पेशा पशुपालन है। ये लोग गाय, बैल आदि दूसरे कृषकों को बेच देते हैं। रावत लोगों का छुआ हुआ दूध, दही, अन्य भोजन सामग्री अन्य सभी लोग खा लेते हैं, अतः समाज में इन्हें पवित्र माना जाता है, क्योंकि इनका प्रमुख उद्यम कृषि करना और लकड़ी काटना है। इसलिए इनमें दस्तकारी या उद्योगों का विकास नहीं हो सका। रावत लोग दूध, दही के बदले अनाज और अन्य वस्तुएं इन्हें मिल जाती हैं और कुछ लोग कस्बों में जाकर भी दूध, दही बेचते हैं। तो ये थी इनकी दूसरी आर्थिक क्रियाकलाप, पशुपालन करना, उसका दूध, दही बेचना। तीसरा है या अपने परिवार के प्रयोग के लिए भी ये पशुपालन करते हैं। ये एक कृषि के साथ एक सहायक आर्थिक गतिविधि हो जाती है, जिससे घर पे
खान पान में भी इनको पर्याप्त चीज़ें मिल जाती हैं, दूध दही मिल जाता है और साथ में ये बेचकर उससे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। द थर्ड एक्टिविटी इज़ फिशिंग या मत्स्य पालन। बत्सर के सभी आदिम जनजाति मत्स्य पालन थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य करते हैं, परंतु कुरुख वर्ग में के मछुआ ने मत्स्य पालन को स्थायी पेशा बना लिया है। ये लोग कृषि नहीं करते, इसलिए ये मेरिया वर्ग से पूर्णतः पृथक हैं। कुरुख केवट तथा छियर वर्ग के गोंड लोग मत्स्य पालन के द्वारा जीवन यापन करते हैं। तो ये जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि गोंड अनेक वर्गों में बटे हुए अनेक प्रकार के छोटे छोटे समूह इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो कुरुख वर्ग है ये लोग मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। द लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, आखिरी आर्थिक गतिविधि जो कि ये सामान्यतः करते हैं वो है उद्योग। लोग गांव में कुटीर उद्योग स्थापित करके अपनी आवश्यकता के औजार बनाते हैं। इनके गांवों में लोहार होते हैं जो कि खेती के लिए प्रयोग में आने वाले या मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले, इस प्रकार के दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों का निर्माण करते हैं। जो खेती के बहुत साधारण औजार हैं वो इनके गांवों में ही बना लिए जाते हैं। ये लोग लोहार जनजाति आदि अलग जनजाति के नहीं होते, परंतु गोंडों में ही कुछ लोग लोहारी का पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। तो ये थी इनकी तीसरी आर्थिक क्रिया। और पशुपाल इसके साथ था वनों से उपज एकत्रित करना, क्योंकि ये सारा बेल्ट ये पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो यहाँ पर बहुत प्रकार के कंद मूल, औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियाँ, इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। ये अपने पारिवारिक प्रयोग के लिए भी इन चीज़ों को एकत्र करते हैं तथा इनको आदान प्रदान करके, जैसे दूध दही के बदले में या अनाज के बदले में इनका आदान प्रदान गाँवों में भी करते हैं। और इस प्रकार के कंद मूल जड़ी बूटियाँ ये बाज़ारों में भी, आसपास के बाज़ारों में जाके भी बेचते हैं। वर्तमान में शिक्षा का प्रभाव गौंड जनजाति के लोगों का जीवन जटिलता से भरपूर है, क्योंकि भूमि में इतने आदिम तरीके से खेती करने पे इन्हें बहुत अधिक उससे खेती से प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। वन संपदा भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और जो सरकारी वन है उनमें इन्हें बेधड़क खेती करने भी नहीं दी जाती। तो अब इनका उतना वनों पर अधिकार भी नहीं रहा है। अन्य जीवन यापन के स्रोतों का भी लगभग अभाव है। कठोर परिश्रम के बाद भी इनके लिए जीवन यापन बहुत ही कठिन है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गौंड जनजाति के लोग उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस आदिम जनजाति के लोग कोयला, लोह अयस्क, मैंगनीज आदि की खानों में कार्य करते हैं। भिलई इस्पात केंद्र, अन्य औद्योगिक नगरों में ये लोग श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। इस नवीन तकनीक के संपर्क में आने पर इनकी थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। निर्माण केंद्रों के समीप नई बस्तियां बसने लगी हैं। ये लोग जंगलों को छोड़कर अब शहरों के करीब या जहां पर उद्योग केंद्र हैं उनके करीब आके बसने लगे हैं, जिनमें अस्पताल, स्कूलों और बाजारों की सुविधा भी अब धीरे धीरे इन्हें उपलब्ध होने लगी है। यातायात के साधन विकसित होने से ये लोग नगरों के संपर्क में भी आए हैं, जिनसे इनका जीवन थोड़ा सा सरल हुआ है। गौंड लोग वर्तमान में धीरे धीरे जो मुख्य धारा है उससे जुड़ रही हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।